नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल SASW कॉन्सेप्ट्स में। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सर्विस रूल्स का पेपर 2 का जो सर्विस रूल्स का पेपर होता है 30 मार्क्स का होता है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एक वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ, ये उससे थोड़ी एडवांस लेवल की वीडियो है। पेंशन का क्वेश्चन आता है 30 मार्क्स का। देखिए, इसमें ये अपने आप में पूरा एक कंप्लीट क्वेश्चन है, कंप्लीट आप नॉलेजेबल हो जाएंगे इस क्वेश्चन के बाद वो करने के बाद। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें आती है क्वालिफाइंग सर्विस। सबसे पहला जो पॉइंट होता है क्वालिफाइंग सर्विस निकालना, यही गलत हो गई तो फिर आगे चाहे आपने कुछ भी किया हो 0 मार्क्स। क्वालिफाइंग सर्विस, उसके बाद एवरेज एमोल्यूमेंट्स निकालने होते हैं। ये क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। पेंशन, फिर रिटायरमेंट ग्रेचुइटी, उसका फॉर्मूला होता है मैक्सिमम परमिसिबल कम्यूटेड CVP, कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, फैमिली पेंशन, ये सब आपको पेंशन के क्वेश्चन में करना होता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा क्वालिफाइंग सर्विस की, जो कि फर्स्ट स्टेप है। सॉरी, अगर यही स्टेप गलत हो गया तो पेंशन में आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। इसके जो है स्टेप वाइज नंबर होते हैं। क्वालिफाइंग सर्विस होती क्या है? क्वालिफाइंग सर्विस वो होती है जो कि पेंशन के लिए रेकन फॉर पेंशनरी पर्पस। क्वालिफाइंग सर्विस हम कैसे निकालते हैं? देखिए, इसमें भी 3 चीज़ें आती हैं। एक होती है ग्रॉस क्वालिफाइंग सर्विस, उसके बाद आती है हमें जो नॉन क्वालिफाइंग सर्विस होगी वो डिडक्ट करनी पड़ेगी, और उसके बाद आती है नेट क्वालिफाइंग सर्विस। एक्चुअल में जो है नेट क्वालिफाइंग सर्विस पे हमारे जितने भी आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं सब कैलकुलेट उसी बेस पे होते हैं। तो ग्रॉस क्वालिफाइंग सर्विस के बारे में सबसे पहले जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या है। पीरियड बिटवीन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट एंड डेट ऑफ रिटायरमेंट और VRS और डेथ। सिंपल है, कोई बंदा कब सरकारी नौकरी में आया, कब उसकी रिटायरमेंट हुई या वो VRS ले गया या उसकी डेथ हो गई, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस क्वालिफाइंग सर्विस। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से लेकर डेट ऑफ रिटायरमेंट या डेट ऑफ VRS, डेट ऑफ डेथ एक्सेट्रा, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस क्वालिफाइंग सर्विस। उसे हम ग्रॉस क्वालिफाइंग सर्विस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी की डेट ऑफ बर्थ है 12/11/1956, अभी मैं डेट ऑफ बर्थ की बात नहीं करूँगा। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है 13/11/1978 और डेट ऑफ रिटायरमेंट है उसकी 30/11/2016। तो उसकी ग्रॉस क्वालिफाइंग सर्विस DOA मतलब डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, DOR मतलब डेट ऑफ रिटायरमेंट, ये उसकी ग्रॉस क्वालिफाइंग सर्विस कहलाएगी। मतलब 13/11/1978 को उसने ऑफिस ज्वाइन किया, 30/11/2016 को उसने उसका सर्विस पूरी हो गई, वो रिटायर हो गया। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। फिर उसके बाद हम इसमें से डिडक्ट करते हैं जो नॉन क्वालिफाइंग सर्विस होती है ग्रॉस में से। फिर हमें नेट क्वालिफाइंग सर्विस मिलती है जिसके बेस पे हम कैलकुलेट करते हैं अदर उसके जितने भी जो पेंशन के बेनिफिट्स होंगे। तो आइए देखिए, ग्रॉस क्वालिफाइंग सर्विस बहुत सिंपल चीज़ है और उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से डेट ऑफ रिटायरमेंट, VRS, डेथ। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है डेट ऑफ रिटायरमेंट। ग्रॉस क्वालिफाइंग सर्विस से भी पहले ये चीज़ आती है। कोई बंदा, उसकी अपॉइंटमेंट हुई, उसकी डेट ऑफ बर्थ से उसकी डेट ऑफ रिटायरमेंट निकाली जाती है। बहुत से बच्चों को यही नहीं आता है, इसमें ही गलती कर देते हैं। और सोचिए आप यही गलत हो गया तो आपकी तो सारी मेहनत ज़ीरो, आपको कुछ नहीं मिलने वाला 30 में से 1 भी। मैं नहीं चाहता कि आपके साथ ऐसा हो। आप पूरे 30 में से 30 लेंगे, मुझे यकीन है, और आप लेंगे। देखिए, डेट ऑफ रिटायरमेंट का मैं फर्स्ट एग्जांपल एक आपको दिखाता हूँ। डेट ऑफ बर्थ है किसी की 12/11/1956। जो डेट ऑफ रिटायरमेंट है वो 60 ईयर है। किसी किसी स्टेट में शायद 58 भी है, किसी किसी डिपार्टमेंट में कहीं 55 भी होगी। बट मैं जो हमारे यहाँ जो फॉर्मेट अभी स्टैंडर्ड जो चल रहा है, जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, वो 60 से ही आपको अभी तक कैलकुलेट करना है टिल डेट आज तक। 60 हम इसमें प्लस करेंगे कि 60 साल की उसकी सर्विस कंप्लीट कब होगी। देखिए, 60 साल हमने ऐड किए, 2016 में वो रिटायर होगा, 60 साल उसके कंप्लीट होंगे। जैसे किसी भी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ 2 तारीख से लेकर 31 तारीख तक है किसी भी मंथ की, तो वो उसी मंथ में ही रिटायर होगा। आपको क्या करना है, जो उसका ईयर है, जो उसका ईयर है, आपने बस उसमें 60 प्लस करना है। जैसे ये ईयर है, इसमें 60 प्लस किया, ये नीचे 2016 आ गया, सिंपल।
12 की उसकी वो थी, मैंने आपको बताया 2 से 31, 2 से 31 के बीच में कोई भी पैदा हुआ है, या 2 से 2 को भी हुआ, 31 को भी हुआ है, किसी भी मंथ में 30 का भी महीना होता है, तो वो उसी मंथ रिटायर होगा। ये 12/11 को हुआ था, इसलिए 30/11 को रिटायर होगा। सिंपल है। बट इसमें अभी एक और कॉन्सेप्ट है, मैं आगे आपको बताऊंगा, नेक्स्ट एग्जांपल में आपको क्लियर होगा। आइए आगे चलते हैं। माफ़ कीजिएगा, ये स्लाइड में शायद कोई दिक्कत आ रही है। हाँ जी, चलिए आगे नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। डेट ऑफ रिटायरमेंट का एग्जांपल 2, क्योंकि डेट ऑफ रिटायरमेंट निकालनी आनी बहुत ज़रूरी है। किसी की डेट ऑफ बर्थ थी 1/11/1956, 60 प्लस किया, 2016। बट इसमें बहुत अच्छा पॉइंट है, देखिए यहाँ क्या है, 1 तारीख उसकी डेट ऑफ बर्थ है, बस ये 1 तारीख के कंडीशन में होगा। 1 तारीख को है तो ये गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए थोड़ी कम बेनिफिशियल चीज़ है। ये मंथ भी काउंट होना चाहिए, बट ये नहीं होता है। उसको वो इससे 1 महीना पहले रिटायर, 1 महीना पहले मतलब इससे 1 तारीख से पहले जो है 31/10 को रिटायर हो जाएगा। 31/10/2016। बच्चे क्या करते हैं, इसको भी 31/11/2016 कर देते हैं। ये गलती आपने नहीं करनी है। जो भी 1 जनवरी को अगर 1 तारीख कोई से भी मंथ की है, तो वो उससे पहले वाले मंथ की लास्ट डेट में रिटायर होगा। ये आप याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट है। एक मैंने आपको एग्जांपल वो बताया, एक ये। आइए अब थर्ड एग्जांपल पे चलते हैं। किसी की डेट ऑफ बर्थ है 1/1/1957। इसमें एक और है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत से बच्चों ने गलत किया था, बहुत ने, सबके 0 हो गए थे। कोई भी व्यक्ति देखिए, किसी भी मंथ में उसका है, किसी भी मंथ में अगर 1 तारीख को आया, तो आप वो तो उससे पहले वाले मंथ की लास्ट डेट को आपने रिटायर कर दिया। वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा। यहाँ क्या है, यहाँ थोड़ा सा एक चेंज आता है। यहाँ पे वो +60 वाला कॉन्सेप्ट आपका फेल हो जाता है। +60 आप करेंगे तो 2017 आना चाहिए, मगर 2017 नहीं आएगा, 2016 आएगा। क्यों? वो 1 जनवरी को रिटायर हो गया। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी है, कोई सा भी सन हो, तो वो उससे पहले 31 दिसंबर को रिटायर होगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आया हुआ है एग्जाम में। ये 31/12/17 कर देंगे बहुत से कि सर ने तो 60 बोला, तो 7 जोड़ो। अच्छा, 1 महीने 1 तारीख से पहले 31 करना, 31/12/2017 गलत है। आप बेशक कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, आप बेशक कैलकुलेट करके देख सकते हैं। 60 साल हो रहे होंगे 31/12/16 को, ये 31/12/17 को 61 साल हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इसका अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो ये था डेट ऑफ रिटायरमेंट निकालने का। ये 3 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए। आगे आप घबराना मत, अगर समझ आता है तो ठीक है, नहीं भी आता है तो आगे आपको क्वेश्चंस में कराऊंगा, उसमें आ जाएगा। वैसे मैंने बहुत कोशिश करी है कि आपको सिंपल वे में समझाऊं। आइए, ग्रॉस क्वालिफाइंग सर्विस आपको पता चल गई। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से डेट ऑफ रिटायरमेंट, आपको डेट ऑफ रिटायरमेंट निकालनी आ गई। अब हम बात करेंगे डायरेक्ट जो नॉन क्वालिफाइंग सर्विस करते हैं, तो नॉन क्वालिफाइंग सर्विस में कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं। ये मोस्टली वैसे 6 ही इंपॉर्टेंट होती हैं, इसको ही वो घुमा फिरा के ही पूछता रहता है। मैं आपको वो बताना चाहूँगा। आइए देखिए क्या क्या होती हैं। एक होता है डाइजनोन। डाइजनोन मतलब सिंपल है, नो वर्क नो पे। इसका मतलब ये नहीं होता ब्रेक इन सर्विस होगा, या ये ना ही काउंट होगी एज ए सर्विस पीरियड, ना ब्रेक इन सर्विस कराएगा। सिंपल है। आगे मैं PDF डाल दूंगा, डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, स्ट्राइक पीरियड। स्ट्राइक हो गई किसी वजह से, स्ट्राइक है तो वो भी नॉन क्वालिफाइंग में आएगा। EOL ऑन प्राइवेट अफेयर्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में जो पढ़ाऊंगा, जब लीव का टॉपिक कराऊंगा उसमें कराऊंगा। मैं इसमें बेसिक सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये ना तो अर्न लीव होती है, ना ही इसका कोई अकाउंट सेपरेट मेंटेन होता है। यह बस तभी दी जाती है जब कोई और अदर लीव इज़ नॉट एडमिसेबल और व्हेन द एम्प्लॉय आस्क फॉर इट, कि कोई और लीव उसके पास बची नहीं है, कोई और लीव एडमिसेबल नहीं है और एम्प्लॉय खुद तब भी ले सकता है, कोई और लीव उसके पास हो, बट उसको लिख के देना होगा।
कि मेरे को ये छुट्टी चाहिए। इस ईओएल में नो सैलरी, कोई सैलरी नहीं मिलती है, बट एक रूल है, एचआरए मिलता है 180 दिन तक। ये मैं आपको लीव के टॉपिक में ईओएल के बारे में विस्तार से बताऊंगा, ये छोटा सा है, बस आप इतना समझिए। अगर किसी ने ईओएल और प्राइवेट अफेयर्स ली है, दैट इज कॉल्ड नॉन क्वालिफाइंग सर्विस। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। लीव इज विदाउट पे, कोई लीव गया है कि मुझे पे नहीं चाहिए, मैं लीव पे जा रहा हूँ, दैट इज ऑल्सो नॉन क्वालिफाइंग सर्विस। ओवर स्टे ऑफ लीव, मान लीजिए आप 30 दिन की छुट्टी लेके गए थे, मगर आप 40-50 दिन हो गए, ना आपने ऑफिस को इंटीमेट किया, ना आपने कोई सूचित किया किसी भी तरीके से, किसी भी माध्यम से, ओवर स्टे आप लीव कर गए, तो वो आपका नॉन क्वालिफाइंग पीरियड में जाएगा, नॉन क्वालिफाइंग सर्विस। और सस्पेंशन मेजर पेनल्टी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बच्चे यहाँ बहुत कन्फ्यूजन होते हैं कि सस्पेंशन देखते ही बच्चे क्या करेंगे, नॉन क्वालिफाइंग। नहीं, ऐसा नहीं, जो मेजर पेनल्टी है वो नॉन क्वालिफाइंग है, बट अगर माइनर पेनल्टी लिखा है, अगर यही माइनर लिखा होता दैट इज क्वालिफाइंग सर्विस, और अगर खाली सस्पेंशन लिखा है दैट इज ऑल्सो क्वालिफाइंग सर्विस। मेजर पेनल्टी है तभी नॉन क्वालिफाइंग सर्विस। या एक टर्म और आती है कि सस्पेंशन सर्विस कुड नॉट बी काउंट एज अ क्वालिफाइंग सर्विस, अगर ये लिखा है क्वेश्चन में तो भी वो नॉन क्वालिफाइंग में आएगा, अगर वो लिखते हैं तो, एग्जामिनर लिखता है तो। आइए, ईओएल अकाउंट ऑफ डॉटर मैरिज, ये देखिए वही चीज़ इसने घुमा फिरा के पूछ दी। ईओएल प्राइवेट अफेयर्स, डॉटर मैरिज है, प्राइवेट अफेयर्स है, ये घुमा फिरा के पूछेगा, तो आपको परेशान नहीं होना है, दैट इज ऑल्सो नॉन क्वालिफाइंग सर्विस। आइए अगले चलते हैं। अप्रेंटिसशिप अदर देन एसएएस, एसएएस जो आप तैयारी कर रहे हैं सबऑर्डिनेट अकाउंट सर्विसेज की, उसी से रिलेटेड है। अगर आप उसकी अप्रेंटिस कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो क्वालिफाइंग होगा। अगर एसएएस के अलावा और कोई अप्रेंटिस कर रहे हैं दैट इज नॉन क्वालिफाइंग। ये डिफरेंस ध्यान रखिएगा। ओवर स्टे ऑफ ज्वाइनिंग टाइम ट्रीटेड एज डाइज नॉन, ओवर स्टे कर जाते हैं, ज्वाइनिंग टाइम जेटी क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप, मैं छोटा सा चलो एग्जांपल देके बता ही देता हूँ आपको, छोटी सी बात है। ज्वाइनिंग टाइम क्या होता है, आप मान लीजिए किसी स्टेट से अदर स्टेट जा रहे हैं जहाँ आपको 3 से 4 दिन ज्वाइनिंग के या 10 दिन भी लग सकते हैं, तो आपको एक ज्वाइनिंग पीरियड दिया जाता है कि आप 10 दिन के अंदर ज्वाइन कर लीजिएगा, दैट इज कॉल्ड ज्वाइनिंग टाइम। वो 10 दिन का भी हो सकता है, 12-15, करेक्ट फिगर मुझे अभी याद नहीं आ रही है, उसका एक टेबल है वो मैं दे दूंगा कि इतने दिन में आपको ज्वाइन करना है। वो अगर आप उस पीरियड को एक्सीड करते हैं दैट इज कॉल्ड ओवर स्टे ऑफ ज्वाइनिंग टाइम एंड ऑल्सो ट्रीटेड एज डाइज नॉन। अगर आप ओवर स्टे किसी और वजह से करा तो आपको रिटर्न में एचओडी को लिखना होगा, वो उसकी पावर है कि वो चाहे तो कंडोन कर सकता है, बट हम अभी इतने डीप पे नहीं जाएंगे। सिंपल आप ये समझिए, ओवर स्टे ज्वाइनिंग टाइम ट्रीटेड एज डाइज नॉन इज ऑल्सो नॉन क्वालिफाइंग सर्विस, सिंपल। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। सस्पेंशन डजंट काउंट फॉर पेंशन, अगर ये लिखा है दैट इज ऑल्सो नॉन क्वालिफाइंग सर्विस। वो लिख देगा, सस्पेंशन को आपको काउंट नहीं करना है पेंशन के लिए, तो आपको नहीं करना है। और हाँ, सस्पेंशन पे मैं एक बात और बता दूँ, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय की डेथ हो गई है, सस्पेंशन चाहे मेजर पेनल्टी या माइनर कुछ भी है, दैट इज ऑलवेज कॉल्ड क्वालिफाइंग। डेथ केस में सब माफ हो जाता है, इतना ध्यान रखिए। सस्पेंशन ट्रीटेड एज डाइज नॉन, सस्पेंशन को ट्रीट किया जा रहा है डाइज नॉन की तरीके से, तो भी ये नॉन क्वालिफाइंग है। डजंट काउंट फॉर पेंशन भी मैंने आपको बताया। सस्पेंशन नॉट स्पेंट ऑन ड्यूटी, दैट इज ऑल्सो नॉन क्वालिफाइंग। ओवर स्टे ऑफ लीव ट्रीटेड एज अनऑथराइज्ड एब्सेंस, देखिए वही चीज़ें हैं, उन्हीं को घुमा घुमा के पूछ रहा है, लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर रहा है, 5-6 चीज़ें हैं, ये ज़्यादा नहीं है, थोड़ा आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप आराम से कर लेंगे। आइए आगे चलते हैं, और कौन कौन सा आता है। अनऑथराइज्ड एब्सेंस मैंने आपको बताया। बॉय सर्विस, ये बड़ा ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। बॉय सर्विस नॉन क्वालिफाइड, देखिए 18 साल से कम उम्र के में कोई जॉब में आ जाते हैं, जैसे नेवी वगैरह में होती है, 17 साल की उम्र में ज्वाइनिंग होती है, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉन क्वालिफाइंग सर्विस। जो आपकी 18 साल के होने के बाद जो सर्विस होगी वो आपकी ऐसे क्वालिफाइंग में काउंट होगी, उससे पहले की नहीं होगी। ये भी एक अच्छा है। टू पार्ट इन स्ट्राइक विच अमाउंटेड टू इंटरप्शन इन सर्विस अंडर प्रोविजन ऑफ 17A and Rule 27 of CCS pension rules, the interruption was condoned by the competent authority। वैसे पूछता नहीं है, बट एज ए नॉलेज के लिए मैंने बता दिया, काफ़ी रूल रेगुलेशन वाली टेक्निकल सी बात है, आप पढ़ लेना बस एक बार। EOL विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट
ऑन प्राइवेट अफेयर्स इज ऑल्सो नॉन क्वालिफाइंग सर्विस। आप ईओएल गए, विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट गए, ऑन प्राइवेट अफेयर्स। आइए बात करते हैं क्वालिफाइंग सर्विस की। सस्पेंशन, माइनर पेनल्टी, सस्पेंशन इफ नॉट रिटन टाइप ऑफ पेनल्टी मेजर और माइनर, दैट इज ऑल्सो क्वालिफाइंग सर्विस, मैंने आपको पहले बता दिया था। प्रोबेशन पीरियड इज ऑल्सो क्वालिफाइंग सर्विस, ट्रेनिंग पीरियड इज ऑल्सो क्वालिफाइंग सर्विस, एडहॉक सर्विस इज ऑल्सो क्वालिफाइंग सर्विस। लीव नॉट ड्यू विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट, qualifying, leave not due with medical certificate, L&D, commuted leave with medical certificate, qualifying, commuted leave without MC, qualifying, EOL for higher technical studies, qualifying, EOL unable to join due to civil commission in the area, मतलब आप ड्यूटी ज्वाइन करना चाहते थे, EOL पे गए थे लेकिन वहाँ दंगे छिड़ गए, सिविल कमीशन हो गया, आप नहीं कर पाए, क्वालिफाइंग है। EOL on medical ground is also qualifying. EOL or EOL without MC note in the absence of any such specific entries in the service record, it should be assumed that the period counts as qualifying service for pension rule दिया हुआ है 21 CCS pension rule 1972। ये क्या कह रहा है, आप EOL पे गए, विदाउट MC और विद MC गए, लेकिन अगर उसकी कहीं सर्विस रिकॉर्ड में कोई स्पेसिफिक एंट्री नहीं है, देन अकॉर्डिंग टू रूल इट इज ऑल्सो अ क्वालिफाइंग सर्विस। ये पूछेगा नहीं, ये मैंने आपको काफ़ी एडवांस चीज़ बता दी है, इसकी जरूरत नहीं है, बस अपने दिमाग में याद रखिएगा, वो सिंपल ही पूछता है। क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा आप क्वेश्चन कर लेंगे, दैट इज इनफ। हाफ पे लीव ऑन प्राइवेट अफेयर्स, EL earned leave on private affairs, the officer was under suspension and he expired while under suspension is also qualifying service। थैंक यू वेरी मच। यहीं मैं वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, विराम देना चाहूँगा। थैंक